कहानी सुधापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। मनोज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई खेत भी नहीं था, इसलिए वो गांव-गांव घूम-घूम कर कूड़ा कबाड़ा उठाया करता था। वो दिन भर जितना भी भंगार इकट्ठा करता था, उसे वो गांव के भंगार की दुकान में लाकर बेच देता था। परंतु उससे जो पैसे मिलते, वो सिर्फ घर का चूल्हा जलाने और जरूरी खर्चों तक ही सीमित रहते थे। बारिश के मौसम में तो हालत और भी खराब हो जाती, क्योंकि गीले कबाड़ का भाव और भी कम लग जाता था। कई बार तो मनोज को दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता कि अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। इस वजह से मनोज को उसके पुराने टूटी फूटी झोपड़ी में अक्सर भूख, बारिश में टपकते पानी और ठंडी के मौसम में ठंड का सामना करना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, बारिश के मौसम ने अब कहर ढाना शुरू कर दिया है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ लीला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? बारिश ने तो सबको बेहाल कर रखा है। गांव के खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस बारिश के कारण भंगार की कीमतों में भी असर पड़ा है। सारा सामान गीला हो चुका है, जिस कारण उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। मनोज की आवाज में थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। रोज की मेहनत के बाद भी जब जेब खाली रह जाती, तो मनोज के लिए घर लौटना और भी भारी पड़ता था। हाँ जी, मैं जान रही हूँ आपकी परेशानी। पिछली बार भी लालचंद जी ने गीले कबाड़ का आधा ही भाव दिया था। मगर इस बार अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो इस महीने का राशन कैसे आएगा? सच कह रही हो लीला, बरसात में तो जैसे हमारी किस्मत भी भीग जाती है। ऊपर से ये छप्पर एक एक जगह से टपक रहा है। बाहर मूसलधार बारिश थी, लेकिन अंदर झोपड़ी में भी हालात उससे कुछ कम नहीं थे। जगह जगह पानी जमा हो चुका था और मिट्टी की दीवारें नमी से गलने लगी थीं। अजी, हमें कोई मजबूत इंतजाम करना होगा, वरना एक दिन ये घर ही हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। हाँ लीला, मुझे भी डर लग रहा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास तो घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। अजी, तो आप ही बताइए क्या करेंगे? बस बैठे रहेंगे बारिश थमने का इंतजार करते? कल अगर मौसम थोड़ा थमा तो मैं लालचंद जी की दुकान जाऊंगा। देखता हूं, शायद कुछ ऐसा कबाड़ मिल जाए जिससे हम इस छप्पर को ठीक कर पाएं। अजी, कबाड़ से तो आप हर साल कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं, लेकिन वो भी तो बस कुछ दिन का सहारा देता है। इस बार क्यों ना आप गांव के मुखिया जी से मदद मांग लें? उन्होंने पिछले साल रामू काका के घर में भी मरम्मत के लिए पैसा दिलवाया था। लीला, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मदद मांगना। अजी, मदद मांगना गलत नहीं है, खासकर तब जब बात अपने घर और बच्चों की हो। आप बस एक बार कोशिश तो कीजिए। अगर मुखिया जी मदद कर दें, तो इस बरसात में हमारा घर शायद बच जाए। मनोज ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि लीला की बात सही है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। फिर भी उसने ठान लिया कि कल सुबह सबसे पहले मुखिया जी के घर जाकर बात करेगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और रास्ता खोलने वाली है। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल छाए हुए थे। मनोज भी मुखिया के पास जाने के लिए तैयार था, परंतु जाने से पहले उसने लीला से कहा। लीला, मैं जा रहा हूं मुखिया जी के पास। देखता हूं क्या कहते हैं। जी, हिम्मत रखिए और जो भी हो, इज्जत से बात कीजिए। उन्हें हमारे घर की हालत साफ-साफ बता दीजिएगा। हाँ लीला, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि हम पर क्या बीत रही है। लीला को दिलासा देकर मनोज मुखिया से मिलने निकल पड़ा। बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल मंडरा रहे थे। इन्हें देखकर मनोज ने अपनी चाल तेज कर दी और मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे तैसे मनोज गांव के मुखिया के यहाँ पहुंच गया और उसे देखते ही मुखिया ने कहा।
अरे मनोज, तू यहाँ कैसे? प्रणाम मुखिया जी। वो मैं आपसे थोड़ी मदद लेने आया हूँ। आप तो देख ही रहे हैं कि बारिश ने पूरे गांव वालों पर कहर ढा दिया है। हाँ तो उसमें क्या, बारिश का मौसम है। बारिश नहीं होगी तो ठंड कैसे पड़ेगी? कैसी बातें कर रहा है मनोज तू? हाँ मुखिया जी, लेकिन इतनी तेज बारिश के चलते हमारे घर का छप्पर टूटने की कगार पर है। मैं सोच रहा था शायद आप थोड़ी मदद कर दें। मदद? तू? अरे मनोज, तू तो कबाड़ का काम करता है ना? और मैं जानता हूँ तू अच्छे खासे लोहे लकड़ी का माल इधर उधर बेचकर पैसे बनाता होगा। फिर मुझसे क्यों भीख मांगने आया है? मुखिया के मुंह से भीख वाला शब्द सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके पास फिलहाल मुखिया से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी मुखिया जी, भीख नहीं मांग रहा, बस उधार या थोड़ा सहारा बारिश थमने पर लौटा दूंगा। उधार? तेरे जैसे लोग उधार लेकर कभी लौटाते हैं क्या? और सुन, मेरा काम सबकी झोपड़ी बनवाना नहीं है। तू गरीब है तो ये तेरी किस्मत है। मेरे पास अपना समय बर्बाद मत कर। मुखिया के हर शब्द मनोज के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए बस इतना कहा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप ठीक समझें। वह चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी और हर बूंद अब उसे सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि जख्मी करने वाली लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ लीला का चेहरा घूम रहा था और दिल में एक ही ख्याल। अगर गांव का मुखिया ही साथ नहीं देगा तो अब मुझे अपने दम पर ही कुछ करना होगा। बारिश बहुत हो रही थी, जो शायद रुकने वाली नहीं थी। इसलिए किसी तरह मनोज भारी मन और भीगी हुई कमीज के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, फिर भी मनोज के कदम तेज थे, जैसे वह जल्दी से लीला को सब कुछ बताना चाहता हो, लेकिन मन के अंदर गुस्सा और निराशा का तूफान भी चल रहा था। किसी तरह बच बचाकर वह घर पहुंचता है और उसे देखते ही लीला ने चिंता से पूछा। अरे, आप आ गए। आप तो काफी भीग गए हो। क्या हुआ? मुखिया जी ने क्या कहा? लीला, मत पूछ। मुखिया ने तो जैसे हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मदद तो छोड़ो, उल्टा ताने मारने लगा कि तेरे जैसे लोग कभी उधार लौटाते नहीं। क्या? उन्होंने ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत है। हम तो बस सहारा मांग रहे थे, कोई एहसान नहीं। हाँ, लेकिन अब समझ आ गया, यहाँ किसी से उम्मीद रखना बेकार है। अब हमें अपने दम पर कुछ करना होगा। अजी, लेकिन फिर आपने मुखिया जी से क्या कहा? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। कहा कि मैं मजदूरी करके हर एक पैसा लौटा दूंगा। पर वो हंसकर बोले, तू और तेरे जैसे लोग बस लेने की आदत डाल चुके हैं। हाय रे, दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाना भी कोई इंसानियत है? बस उनका रवैया देखकर लगा कि जैसे मैं कोई भीख मांगने गया था। तो अब क्या करेंगे? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसे ही कुछ दिन और बारिश चली तो बाढ़ भी आ सकती है और हमारे घर का छप्पर भी रोज कमजोर होता जा रहा है। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पक्की है, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम बारिश से बच भी सकते हैं और हो सका तो 2 पैसे भी कमा लेंगे। ऐसी क्या तरकीब है तुम्हारे पास? सुनो जी, मेरे दिमाग में एक अजीब सा लेकिन काम का आइडिया आया है। अरे, ऐसा क्या सोच लिया तुमने, मुझे भी तो बताओ। देखो, अभी बारिश के कारण भंगार का भाव बहुत गिर गया है। लालचंद जैसे लोग भीगी हुई प्लास्टिक की बोतलों और कागज को आधे दाम में खरीद रहे हैं। तो क्यों ना हम ये सब बेचने की बजाय इकट्ठा करें? इकट्ठा करें? लेकिन करेंगे क्या उनका? हम उन प्लास्टिक बोतलों को अच्छे से धोकर उन्हें जोड़ देंगे। उनसे हम एक छोटा सा मजबूत घर या झोंपड़ी बना सकते हैं। प्लास्टिक पानी नहीं सोखता तो बारिश से भी बचेगा और अगर बाढ़ आ भी गई तो पानी के ऊपर तैर भी सकता है। अरे, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन क्या ये सच में टिकेगा? हाँ, टिकेगा। मैंने देखा है, कुछ गांवों में लोग बाढ़ से बचने के लिए ऐसे बोतल के तैरने वाले घर बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमारा खर्च लगभग शून्य होगा। बस मेहनत लगेगी और मेहनत में तो हम पीछे नहीं हटते। मेहनत की बात तो तुम सही कह रही हो लीला। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया है कि अब तो हाथ पांव खुद ही रुकना नहीं जानते। और अगर ये मेहनत हमें अपने सिर पर छत दे सकती है तो चाहे रात भर भी काम करना पड़े, मैं तैयार हूं। तो ठान लीजिए, कल से हम दोनों गांव-गांव घूमकर खाली बोतलें इकट्ठा करेंगे। बारिश चाहे जितनी हो,
अब हमें कोई रोक नहीं सकता। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन मनोज और लीला के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी, उम्मीद की। अगली सुबह होते ही मनोज और लीला ने अपने पुराने झोले को उठाया और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। मनोज गली गली, मोहल्लों में जाकर लोगों से खाली बोतलें मांगता और समझाता कि ये फेंकने की चीज नहीं, बल्कि काम की दौलत है। उधर लीला घर घर जाकर औरतों से कहती, बहन, जो बोतलें और डिब्बे काम के नहीं, हमें दे दो। हम उनका सही इस्तेमाल करेंगे। कई लोग हंसकर टाल देते तो कुछ लोग दया दिखाकर बोतलें दे देते। धीरे धीरे उनके पास बोतलों का छोटा सा ढेर बनने लगा और देखते ही देखते वह ढेर उम्मीद के पहाड़ में बदल गया। अब हर बोतल उन्हें सिर्फ कचरा नहीं लगती थी, बल्कि अपने आने वाले घर की एक ईंट जैसी दिखाई देती थी। मनोज और लीला जब भी उस ढेर को देखते, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती और थकान कहीं गायब हो जाती। उन्हें महसूस होने लगा था कि मेहनत सच में सपनों को आकार दे सकती है। कुछ ही दिनों में मनोज और लीला ने मिलकर काफी बोतलें जमा कर ली थीं। बोतलों का ढेर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब उसे गिन पाना मुश्किल हो गया। उन दोनों ने मिलकर घर के आंगन में 4 बांसों को जोड़कर एक छोटी सी जगह बना दी, जहां वो सारी बोतलें रख रहे थे। अब समय आ चुका था उन बोतलों से एक छोटा सा घर बनाने का, इसलिए मनोज और लीला उन्हें जोड़ने के तरीके सोचने लगे। लीला, अब हमारे पास इतनी बोतलें इकट्ठा हो चुकी है कि हम हमारे रहने लायक एक घर बना सके। हाँ जी, और ये घर हमारी मेहनत की सबसे बड़ी निशानी होगी। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद मनोज और लीला ने आखिरकार अपना बोतलों वाला छोटा सा घर खड़ा कर ही लिया। जब दीवारें जुड़कर सीधी खड़ी हुईं और ऊपर छत भी कसकर बांध दी गई, तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। ये घर भले ही साधारण था, लेकिन उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के कच्चे मकान टपकने लगे, छप्पर टूटने लगे और लोग अपनी अपनी चीजें बचाने में जुट गए। लेकिन मनोज और लीला अपने नए घर के अंदर शांति से बैठे थे। देखो जी, एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही। हाँ लीला, ये घर हमारी मेहनत का सच्चा इनाम है। बाहर पानी बरस रहा था, लोग परेशान थे, लेकिन मनोज लीला के घर में सूखापन और सुरक्षा थी। उस रात उन्होंने पहली बार बिना डर के बारिश की आवाज सुनी और महसूस किया कि मेहनत सच में तूफानों से बचाने वाली दीवार बन सकती है। अगली सुबह जब बारिश थमी, तो पूरे गांव में एक नई खबर फैल गई। मनोज ने बोतलों से घर बना लिया है और उस पर एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और समूह बनाकर मनोज के घर की ओर चल पड़े। अरे, सचमुच? देखो तो सही, इतना तेज पानी गिरा, लेकिन इस घर में न कहीं छत टपकी और न ही दीवार गीली हुई। ये तो सचमुच कमाल हो गया। जो कचरा सब फेंकते थे, उसी से घर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। उसने घर को हर तरफ से देखा और मनोज लीला की मेहनत की तारीफ की। मनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। जो चीज लोगों को बेकार लगती थी, उसे तुमने अपने परिवार को सुरक्षित छत दे दी। ये सब लीला का विचार था मुखिया जी, मैंने बस उसका साथ दिया। जी, मेहनत और हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। मुखिया ने तुरंत मनोज से कहा कि वह गांव के और परिवारों के लिए भी ऐसे ही घर बनाए। मनोज, हमारे गांव में कई लोग हर साल बारिश में छत टपकने से परेशान रहते हैं। अगर तुम चाहो तो गांव वाले मिलकर तुम्हें मेहनताना देंगे और तुम सबके लिए भी ऐसे ही घर खड़े कर दो। यह सुनकर मनोज और लीला की आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू आ गए। अगर मेरी मेहनत से गांव वालों को भी राहत मिलेगी, तो मैं जरूर ये काम करूंगा। पैसे से ज्यादा खुशी तो इस बात की होगी कि सबके सिर पर सुरक्षित छत होगी। उस दिन से मनोज और लीला सिर्फ अपने घर के मालिक नहीं रहे, बल्कि पूरे गांव के सपनों के निर्माता बन गए। बोतलों का घर अब केवल एक झोंपड़ी नहीं था, बल्कि एक संदेश बन चुका था कि अगर सोच नई हो और मेहनत सच्ची हो, तो बेकार समझी जाने वाली चीज भी जीवन का सहारा बन सकती है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि मुसीबतों से डरकर हार मानने से अच्छा है कि अपने हुनर और मेहनत से नए रास्ते तलाशे जाए। जो चीज दूसरों को बेकार लगे, वही आपकी सफलता की नींव बन सकती है।